अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ गिरधारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ गिरधारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौक़ों पर सेठ अपने धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं। गिरधारी लाल के सभी नौकर चाकर और सगे संबंधी उसके मुंह की ओर देख रहे थे। गिरधारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का पूरे राज्य में कोई धनवान नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम नहीं थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। गिरधारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा, क्यों न अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं। उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए, ताकि वह भी देख सकें कि मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। गिरधारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर आयोजित किया, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया, जहाँ पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहाँ पर किसी आम आदमी को आने की अनुमति नहीं थी। गलती से सेठ गिरधारी लाल का नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, निकल मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खून का घूंट पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में यह कसम खा ली कि सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मारा है और मेरा अपमान किया है। मैं एक दिन इसका बदला अवश्य लूंगा। यह प्रण लेकर वह वहां से चला गया। नौकर का नाम नंदू था। अब वह सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकर था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वह बस हर समय मौके की तलाश में रहता कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वह सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ गिरधारी लाल राजा वीर प्रताप का बहुत ही अच्छा मित्र है। वह मौके का इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और राजमहल में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वह राजा के कक्ष में चला गया। सेठ गिरधारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ गिरधारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता रहता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा नहीं बन जाता। गिरधारी लाल की यह मजाल कि वह अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कैसा आदमी है वह, राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही यह शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, नंदू, जो भी तूने नींद में कहा क्या वह सच है? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में धधक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया, मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे नहीं पता। जो कह दिया सो कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहते हुए नंदू राजा के कक्ष से बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में शक होने लगा, क्योंकि नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था। अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। वह सोचने लगा कि सेठ गिरधारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है।
जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना किसी रोक टोक आने की अनुमति दी, उसने ही मेरे साथ छल किया। धोखेबाज पापी कहेगा। अब मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर ही रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह सेठ गिरधारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत गिरधारी लाल के घर पहुंचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने गिरधारी लाल को देखते ही क्रोधित स्वर में कहा, देखो गिरधारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी सजा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सेठ गिरधारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं, फिर वही लोग उसके मुंह पर थू थू करेंगे और पूरे शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वह राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ गिरधारी लाल को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वह इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वह निर्दोष है, मगर दोषी क्यों बनाया गया। वह पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक कड़ी दिखाई दी। उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मार पीट कर घर से बाहर निकाला था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है और यह सब उसी की चाल हो सकती है। उसी समय गिरधारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही गिरधारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला यह भी कोई बात हुई? मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। यह कहकर सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथों में थमा दिया। सेठ कहने लगा, यह रखो, यह तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ भला, हम अपने वफादार सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में यह सब कुछ देखकर नंदू की आंखें चौंधिया गईं। उसे मनी मन एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर उसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया, इसलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट आया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे ही शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसे कि वह पहले कर चुका था। वह नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से यह बात सुनी, उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, यह तू क्या बकवास कर रहा है। नंदू ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है कि मैं नींद में आपके सामने ऐसी कोई भूल कर बैठा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में यह सब कुछ झूठी बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ गिरधारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ गिरधारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत सेठ को महल में बुलाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ गिरधारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।